अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम KNI में आपका मेज़बान इफ्तिखार अली भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हमारे साथ मौजूद हैं ख्वाजा शाह कम्युनिटी से मैडम सबा गुल साहबा। आप इंडस होम और तड़प के प्लेटफार्म से NGO भी चलाती हैं, उनकी चेयरपर्सन भी है और एक आज़ाद तारीख चलाई हुई है ख्वाजा सराओं की ख़रीदो फ़रोख्त के बारे में। जो इंसानी स्मगलिंग हो रही है, जो ख़रीदो फ़रोख्त हो रही है, जो आज तक आम आवाम तक बात नहीं पहुंच सकी, अब अरबे इख्तियार तक नहीं पहुंच सकी कि ये गोरख धंधा कैसे चलता है और इसको किस तरीके से चलाया जाता है। और दूसरी तरफ हमारे साथ लीगल पॉइंट्स पर गुफ्तगू करने के लिए सैयद साजिद हुसैन शाह मरूफ कानूनदान है, फौजदारी प्रैक्टिस करते हैं रावलपिंडी में, और उसके अलावा आप एक एंकर पर्सन भी हैं जो मुख्तलिफ तजिया चैनलों पर तजिया भी करते हैं। तो हम मैडम सबा गुल साहबा से शुरू करेंगे कि मैडम अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा मैडम, ये बताएं कि जैसा कि आप एक आवाज़ आपने बुलंद की हुई है, इंसानी स्मगलिंग से शुरू करते हैं कि एक धंधा चल रहा है ख़रीदो फ़रोख्त का, ये क्या चीज़ है, किस तरीके से ख़रीदो फ़रोख्त होती है और क्यों नहीं रोक रही? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी आपका शुक्रिया, ये सवाल आपने मुझसे पूछा है। यानी कि ये एक माफिया गुरु जो हैं, इनका एक कानून अपना बना हुआ है अलग से, या तो गवर्नमेंट के इल्म में नहीं है, माशरे के इल्म में नहीं है, या मीडिया पर्सन को इस चीज़ के बारे में इल्म नहीं है। अगर ये लोग पहले से इस चीज़ को जानने की कोशिश करते या इस चीज़ को समझते, मैं तो ये कहूँगी यानी कि पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में जानवरों के सौदे किए जाते हैं, तमाम चीज़ें ख़रीदा फ़रोख्त होती हैं सवाए इंसान से। पाकिस्तान के अंदर नहीं और बहुत इंडिया के अंदर भी यही सिस्टम है। जो गुरु माफिया हैं, अगर वो कहते हैं यानी कि हम गुरु हैं, ये हमारी औलाद है, तो मैं तो कहती हूँ ये बहुत बड़ा कमीनपना होता है जो अपनी औलाद को बेचना। और ये एक बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है और दुखी चीज़ है। यानी कि जिस वक़्त एक ट्रांसजेंडर ख्वाजा सरा पल्ला पोसा हुआ 11 साल 12 साल या 13-15 साल 18 साल तक भी इस कम्युनिटी के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, उनके पास तो पल्ला पोसा हुआ भेड़ा चला जाता है, चाहे उसे ज़बा करें, चाहे उसे कमाई का एक समझिए बिजनेस है, ये कारोबार है। कारोबार एक ऐसा है यानी कि ये लोग ना इस दुनिया में सुख पाएंगे, ना ही ये लोग अगले जहान में जाकर सुख डालेंगे। यानी कि क्योंकि अल्लाह का कानून जो है वो सबसे अफजल है और सख्त है। जिस वक़्त अल्लाह ताला इन लोगों से पूछेगा, यानी कि आपने एक बेबस मजलूब एक भटके हुए इंसान से इतना फ़ायदा उठाया। आपको पता है जब इंसान कोई भी चीज़ अगर वो ओवरऑल वो इस्तेमाल करता है, उसका हिसाब ज़रूर होता है। मेरा ईमान मेरे अल्लाह पे है। मैं वाहिद वो पाकिस्तान के अंदर ट्रांसजेंडर हूँ जो आज दिन तक, आज की तारीख तक यानी कि 1 लाख के करीब ट्रांसजेंडरों को मैं आज़ाद करवा चुकी हूँ। अच्छा ये बताएं, आप चूँकि ख़ुद भी ट्रांसजेंडर हैं और आप भी गुरु माफिया का शिकार रही हैं, आपका भी कोई गुरु होगा, तो आपके गुरुओं का आपके साथ क्या सलूक था? देखिए जी, बीच में बात जो होती है ईमानदारी से सच्ची बात करनी चाहिए। मेरे जो गुरु थे, मेरे गुरुओं ने कभी उफ तक नहीं की। मैंने इस चीज़ को नहीं देखा जब मैं सुखी थी तो और लोगों का यानी कि अज़ाब और तकलीफ़ अज़ियत ये मुझसे बर्दाश्त नहीं। मैं एक ही गुरु की चेला थी, एक ही गुरु के नाम पे थी। अभी भी मैंने उससे भी अपने आप को कट ऑफ कर दिया है। क्यों? मैं उस कल्चर का हिस्सा ही नहीं बनना चाहती जो माफिया है। अगर मैं अपने आप को उस कल्चर के साथ भी जोड़ के रखूं तो या मैं फिर इन लोगों की हेल्प कैसे कर सकूं? पहले तो मेरा ईमान जिस चीज़ पे है, जो मेरी सोच है, जो मेरा जज्बा है, मैं कहती हूँ यानी कि मैं अपनी हिम्मत और अपने जज्बे को बरकरार रखते हुए यानी कि पहले मैं अपने आप को क्लियर करूं, फिर इन लोगों की तरफ मैं अपने रुख को लेकर जाऊं ताकि ये भी लोग राय रास्ते पे आ जाएं।
जी अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम अस्सलाम। तो शाह साहब ये बताएं, जैसा कि मैडम सबा गुल साहबा बैठी हुई हैं, एक इशू बड़ा अहम इशू है जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। ये रावलपिंडी इस्लामाबाद का इशू नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का, पूरी दुनिया के इंसानी हकूक़ की तंजीमें जो आवाज़ बुलंद करती हैं उनके ऊपर भी एक सवालिया निशान है कि जिस तरह से एक ज़िंदा इंसान की खरीदो फरोख्त होती है, उसको ग़ुलाम बना कर रखा जाता है और ग़ुलाम बनाकर उसको बेचा जाता है और एक से दूसरे हाथ से तीसरे हाथ ये एक बोली लगती है। तो आप क्या समझते हैं कानून की नज़र से और इस्लाम की नज़र से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार भट्टी साहब। सबसे पहले तो मैं एक बार फिर KN का शुक्रिया अदा करूँगा इस हवाले से कि इस हवाले से जो आज का टॉपिक रखा है ये वही KN न्यूज़ है। जो लोग हमें सुन रहे हैं उनको मैं दोबारा याद कराता चलूँ कि ये वही KN न्यूज़ है जिन्होंने सबसे पहले ट्रांसजेंडर को मीडिया के अंदर एंकर पर्सन का ओहदा दिया और मौका दिया और उन्होंने वो काम किया। तो आज एक दफ़ा फिर इंसानी हकूक़ के हवाले से बात कर रहे हैं। अब मैं आपकी बात की तरफ आता हूँ। देखिए, पूरी दुनिया के अंदर जानवरों के भी हकूक़ मौजूद है। मैं समझता हूँ नॉन लिविंग थिंग्स किसी हद तक कह सकते हैं हम, पौधों को, उनके हवाले से भी हकूक़ मौजूद है कि उनका ख्याल कैसा रखा जाए। ऑल्दो कि वो लिविंग थिंग है लेकिन उस तरह से लिविंग थिंग नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इंसानियत का। इंसानियत का तकाजा ये है कि इंसानियत, हमारा दीन, हमारी शरीयत, हमारा इखलाक, हमारा कानून इस हवाले से हमें हुक्म देता है, हमारा फ़र्ज़ है, हमारी ड्यूटी है कि हम जो इंसानियत के हकूक़ का ख्याल रखें। अब इंसानियत के अंदर जो जिन्स है वो दो किस्म के जिन्स है जो मानी और जानी जाती है, मर्द और औरत के। और तीसरी जिन्स जो है वो चूँकि आज से पहले इसकी रिकग्निशन उस तरीके से नहीं थी, लेकिन आज मैं समझता हूँ हम सब मुबारकबाद के एक हद तक बात करूँगा, लेकिन इसमें बड़ी डिटेल एक चीज़ है मैं अभी आपसे शेयर करूँगा। मुबारकबाद के हकदार भी हैं कि शुक्र है हमारे पार्लियामेंट को इस हवाले से होश आया। कुछ ट्रांसजेंडर्स थे जिन्होंने इस माफिया का हिस्सा बनने से इनकार करके लीडरशिप की, जैसे मोहतरमा बिसबा गुल ने बात की या कुछ और इनके ऐसे हैं लीडरान जिन्होंने पार्लियामेंटेरियन लेवल पे, लोकल, इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर आवाज़ उठाई और 2018 में ये एक कानून पास करवाया इसके हवाले से कि ट्रांसजेंडर को उनके हकूक़ दिए जाएं। कि जिसके बाद ऑल्दो कि इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि हमारे पास ऑलरेडी बेताशा पाकिस्तान में कवानीन मौजूद है जिन पर इम्प्लीमेंटेशन उस तरीके से नहीं हो सका अनफॉर्चुनेटली। लेकिन अब जो ये 2018 के बाद ये कानून आया है, इस कानून में भी उस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन अभी तक नहीं हो पाया। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मोहतरमा सबा गुल जो हैं ये मेरी इस बात से एग्री करेंगी। लेकिन यहाँ पर मैं कुछ बताता चलूँ कि 2018 का जो ये ट्रांसजेंडर के हवाले से स्पेशल एक्ट पास हुआ है पार्लियामेंट में, इसमें भी बहुत सारी हिचें मौजूद हैं। वो फिर अब आप साथ साथ बात करेंगे तो इस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन मैं भी इस चीज़ को बिल्कुल 100% एग्री करूँगा, मोहतरमा सबा की बात को सेकंड करूँगा कि ये जो माफिया है इसको ख़त्म होना चाहिए, इनके खिलाफ क्रैकडाउन होना चाहिए, इंसानी स्मगलिंग ख़त्म होनी चाहिए। जो इंसानियत को मिसयूज़ किया जाता है, ऐसा बच्चा, ऐसा शख्स, ऐसा इंसान कि जिसमें जैसे ही बलूगत की तरफ वो पढ़ता है उसमें जिस्मानी तब्दीलियां होने की वजह से उसके सगे बहन भाई या उसके माँ बाप, उसके रिश्तेदारान उसको एक्सेप्ट नहीं करते और उससे नफ़रत करते हैं और उसे घर से निकाल देते हैं और उसको ये नहीं बताते कि उसने जाना किधर है। एक बच्चा जब यतीम हो जाता है या वो घर से भाग जाता है या गलती ऐसी कर जाता है तो उसको दारुल अमान की ऑप्शन उसके पास मौजूद होती है, उसके पास पुलिस स्टेशन की होती है, उसके पास मदारिस की ऑप्शन है। लेकिन वाहिद ट्रांसजेंडर ऐसे जिसके पास कोई ऑप्शन नहीं होती। अब जब वो लावारिस होकर किसी भी जगह पर किसी भी तरीके से किसी गुरु के पास पहुंचता है, अब वो उसकी किस्मत है कि वो गुरु उसको किस तरीके से इस्तेमाल। कुछ लोग ऐसे भी गुरु हैं जो अपनी नस्ल, अपनी औलाद समझकर उनकी तरबियत करते हैं और उनको किसी स्किल्ड बनाकर उनको किसी काम पर लगाते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो उनको मिसयूज़ करते हैं। हमारे माशरे में आपको से कुछ चीज़ छुपी हुई नहीं है, मीडिया को सब पता है कि माशरे में किस तरीके से ट्रांसजेंडर्स को इस्तेमाल किया जाता है, उनको मारा जाता है। और यहाँ तक दुख और अफसोस की बात है कि जब ट्रांसजेंडर के साथ किसी किस्म की कोई ज़्यादती होती है तो ख़ुद इनके गुरु हजरात पीछे नहीं आते। और अफसोस, जिसका सबसे बड़ा अफसोस है कि ये जो हमारी नाम नहाद तंजीमें हैं, NGOs हैं, ये भी पता नहीं पैसा कमाना है या इनके जहन में क्या चीज़ें हैं कि ये भी उस तरीके से सपोर्ट नहीं करते। हमारा जो लीगल सिस्टम है वेरी वेरी अनफॉर्चुनेटली, जिसमें ख़ास तौर पर बात करूँगा पुलिस निज़ाम की, पुलिस निज़ाम में भी जाएँ तो
तो वो सबसे पहले इस कदर तंज़िया अंदाज में हंसते हैं, गुफ्तगू करते हैं, मजाक करते हैं कि जिसके बाद मेरा नहीं, मैं समझता हूँ कि इंतहाई शर्मिंदगी का मकाम होता है उसके लिए एक जो ट्रांसजेंडर होता है कि वो दोबारा वहाँ पर जाए और फिर वो अल्टीमेटली बगावत की तरफ आ जाते हैं, फिर वो अल्टीमेटली माशरा बुराई की तरफ चल जाता है। फिर उसके पास दो सोल्यूशन होते हैं, या वो बिगड़ जाता है, ख़राब हो जाता है और वो अपने मामलात को खुद हल करता है, और या फिर वो ख़ुदकुशी कर लेता है, और या फिर वो बदला और इंतकाम शुरू कर देता है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें हमारे उलमाए दीन की ख़ास तौर पे बात करूँगा कि उलमा ने अब तक जितने भी जुमे हमारे खुतबे होते हैं, जितने भी दरूस होते हैं मदारिस के अंदर, या जितने भी महफिल होती हैं, उसके अंदर कभी भी ये टॉपिक डिस्कस नहीं किया गया। मैंने इसीलिए अपनी गुफ्तगू शुरू करने से पहले KN का बार बार शुक्रिया अदा किया कि ये इंतहाई अहम टॉपिक है। शायद सालों में 6 महीने बाद कभी इस तरह का हमें प्रोग्राम सुनने को मिलता है कि लोगों को इस हवाले से अवेयरनेस ही नहीं है। इस हवाले से काम हुआ है, मज़ीद होना चाहिए। एक बार फिर मैं मोहतरमा सबा से भी कहूँगा और बाकी लोगों से भी कहूँगा कि आप लोग एक दफ़ा इकट्ठे हों, दोबारा से पार्लियामेंट लेवल पे जिस तरीके से ये एक्ट लेके आए, इसकी जो खामियां मज़ीद है वो अब जब बात करेंगे, इस पर डिस्कस करेंगे, इसको दूर करें और इस पर इम्प्लीमेंटेशन करवाएं। जी सबा गुल साहबा, आप ये बताएं, जैसे आपके अंदर ट्रांसजेंडर हैं मौजूद हैं, पैदाइशी तौर पे ना मर्द भी होते हैं, कुछ हादसाती तौर पे होते हैं और कुछ शौकिया तौर पे बन जाते हैं। इसमें आप हमें कुछ बताएं कि इसकी क्या किस तरीके से इनका कम पता लगता है कि क्या है? हाँ, शुक्र अल्लाह का, यानी कि आपने मेरे जो दिमाग में चल रहा था वही सवाल आपने पूछा। हाँ, मैं उम्मीद करूँगी पूरी तरीके से, इससे खूबसूरत तरीके से मैं इसका जवाब दे सकूँ। जैसे कि मैंने पहले भी 3-4 दफ़ा ये बात शेयर कर चुकी हूँ, नाज़रीन को बता चुकी हूँ, आज फिर उस बात को एक ताज़ा तरीन करके बताना चाहती हूँ। एक मर्द एक औरत, ये कायनात का पिलर है। मकान जिस तरह बनाया जाता है उसमें कितने पिलर लगते हैं, वो एक मजबूती दुनिया की होती है। मेरे अल्लाह तबारक व तआला के बनाए वो पिलर की तरफ देखें। एक मर्द एक औरत से अल्लाह ताला ने गूनो गून मखलूक पैदा की है। जैसे कि ट्रांसजेंडर, सबसे पहले मैं ये बात करूँगी, 3 साल से लेकर 9 साल की छोटी एज में यानी कि उसको पता चल जाता है मैं ट्रांसजेंडर हूँ। जैसे कि बहुत सारे ऐसे सवाल उठते हैं, यानी कि ख्वाजा सराओं के जनाजे कैसे होते हैं, ये मर्द होते हैं, इनके आगे क्या होता है, पीछे क्या होता है, बहुत सारे मुख्तलिफ इस तरह के सवाल हमें सुनने पड़ते हैं। ख्वाजा सराय ट्रांसजेंडर वो चीज़ है मुकम्मल तरीके से, जैसे आपके घर में बेटा पैदा हुआ वो भी बेटा ही पैदा होता है। जैसे घर में औलाद पैदा हो गई, उसका कोई इल्म नहीं है, वो टांगे से माजूर है, कानों से डोरी है, ज़बान से गूंगी, आँखों से नबीनी है, ये कोई डॉक्टर के अलावा माँ बाप भी नहीं समझ सकते। मगर आज भी जालियत है पाकिस्तान के अंदर, जिस घर में वो जनाना पैदा होता है उस माँ बाप को समझ नहीं होती, पढ़े लिखे लोग भी, नहीं ये तो अच्छा खासा बेटा है हमारा। मगर वो ट्रांसजेंडर ऐसे होता है जैसे कि आप कहते हैं एक नाम मर्द होता है। वो असल ट्रांसजेंडर होता है, वो शादी के काबिल नहीं होता, वो शादी नहीं कर सकता, वो बच्चे नहीं पैदा कर सकता, वो अपने अंदर जो उसकी रूह है उसको चेंज करके वो जान जा सकती है, वो मर्दों जैसे टोर, मर्दों जैसी अल्फाज, मर्दों जैसा सोच रखनी, मर्दों जैसी फीलिंग रखनी वो कतई नहीं कर सकता। क्यों? मैं बजाते खुद इस कैटेगरी की हूँ। मैं जब पैदा हुई, मैं आज वो खुलकर बयान करना चाहती हूँ, मेरी माँ ने, मेरे बाप ने, मेरे भाइयों ने, मेरे ख़ानदान ने, किसी ने भी आज दिन तक मेरे ऊपर उंगली नहीं उठाई, क्योंकि मेरा दिमाग नहीं है मैं एक औरत से निकाह कर लूँ, वहाँ से मैं बच्चे कैसे पैदा करूँ, या मैं उसको अपनी बीवी कैसे तस्लीम करूँ, ताकि मैं खुद एक बीवी वाला रोल अख्तियार कर रही हूँ। और ये चीज़ भी मेरे दिमाग में नहीं चलती, मैं एक मुकम्मल औरत हूँ, या मैं किसी मर्द के साथ शादी कर लूँ तो मैं वहाँ से बच्चे पैदा कर लूँगी। मुझे सबसे बड़ी जो बात है, इंतहाई दुखी और तकलीफ़ दे बात है, जो ये हमारा कानून पास हुआ था, बहुत सारी लातादाद यानी कि दरख्वास्तें मिनिस्ट्री में गई, कुछ मर्दों ने दी यानी कि हम औरत बनना चाहते हैं, कुछ औरतों ने दी यानी कि हम मर्द, और मर्दों ने दी हम औरतें बनना चाहते हैं। मेरा आज सवाल है उन लोगों से, अल्लाह ताला ने जो हमें पैदा किया है, अगर हम
उसी ही रंग में अपने आप को रंग दें। अपने आप को तो हमें अपसेट करना चाहिए। मैं एक औरत नहीं पैदा हुई तो मैं कैसे मान लूँ मैं एक औरत हूँ, मैं अपने आईडी कार्ड के ऊपर औरत लिखवा लूँ। एक औरत को अल्लाह ताला ने औरत पैदा किया, वो कैसे ये कह सकती है मैं एक मर्द हूँ? ये सरासर अल्लाह से शरीका है। ये अल्लाह के मुखालिफ चलने वाले लोग हैं और बिद्दत करने वाले लोग हैं। ये अपनी मर्ज़ी से तकदीर को बनाना चाहते हैं, मगर मेरा ईमान इस चीज़ पे तकदीर इलाही वही होती है जो लौह महफूज पे लिखी जाती है। जी नाज़रीन, अभी प्रोग्राम में एक शार्ट कमर्शियल ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद मैडम सबा गुल से पूछेंगे जो इन्होंने तारीख चलाई है आज़ाद, उस तारीख का मकसद क्या है और जो गुरु माफिया में ख़रीदो फरोख्त होती है वो किस तरीके से होती है और ये माफिया कैसे मुतारिक हुआ। भी मिलते हैं ब्रेक के बाद। बैक नाज़रीन, जैसा कि प्रोग्राम के आगाज़ में ख्वाजा सराओं के हवाले से बात हुई थी, अब इसको कंटिन्यू रखते हुए मैडम सबा गुल साहबा से पूछेंगे कि इन्होंने इंडस होम और तड़प के प्लेटफार्म से जो एक आवाज़ उठाई है, एक ग्रुप बनाया जिसका नाम आज़ाद धड़ा रखा गया है। आज़ाद धड़े का इन्होंने पाकिस्तान की आज़ादी से मनसूख किया कि जैसे पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो उसमें लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया था। इसी तरह इनकी जो एक कम्यूनिटी है उसको इन्होंने एक आज़ाद धड़े का नाम देकर उसको तहफ़्फ़ुज़ देना शुरू किया। ये बताएं जी कि आज़ाद धड़े का मकसद क्या था, बनाने का मकसद क्या था, कैसे आपके ज़हन में ख्याल आया? और दूसरी तरफ जो गुरु माफिया के अंदर ख़रीदो फरोख्त है, बताखोरी का सिस्टम है, जो डेली बेसिस पे, हफ्ता बेसिस पे बड़ापन लिया जाता है, ईदों के ऊपर पैसे लिए जाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के हिले बहानों से जो नीचे वाले तबका इनको पिसा हुआ तबका इनसे पैसा किस तरीके से निचोड़ा जाता है? सबसे पहले तो मेरे दिमाग में ये चीज़ आई थी, मैंने जो गैर मजहबी मुल्क थे, जैसे कि आप समझ लें इंडिया है, हिंदुस्तान है, वहाँ की जो रस्में थी वो पाकिस्तान के अंदर जाकर की जाती थी। उन्हीं रस्मों पे काम किया जाता था। घुटने को हाथ लगाना, एक टांग पे खड़े होकर माफ़ी मांगना और तरह तरह के उनके ऊपर जुर्माने आयद करना। और जिस तरीके से आपने कहा, यानी कि आज़ादी, आज़ाद में पैदा हुई और आज़ाद मुल्क था, इस्लामी मुल्क था, इसमें हर इंसान का राइट है, यानी कि वो आज़ादी से अपनी ज़िंदगी को गुजार सकते हैं और चल सकते हैं। मेरा जो मकसद था आज़ाद धड़ा बनाने का था कि यानी कि मैं इतने अरसे दराज से एक ही आवाज़ उठाती आई, चींकती आई, करलाती आई, रोती आई, तड़पती रही, हर इंसान के बात जाती रही, यानी कि ये हमारे मसले मसाइल हैं, ये मेरे मसले मसाइल। मुझे 1000 सवाल का नहीं, 1 लाख सवाल का एक जवाब मिलता है, आप लोग कारोबार क्यों नहीं करते, काम क्यों नहीं करते। मैंने सोचा ये लोग जो ट्रांसजेंडर हैं ये मेरे स्टूडेंट नहीं हैं, तो इनसे मैं किस तरीके से यानी कि ये बात करूं, यानी कि आप काम की तरफ आएँ, किसी स्किल की तरफ आएँ, किसी हुनर को सीखें, कोई बिज़नेस करें, कोई सैलून डाल रहे हैं, कोई कढ़ाई का काम सीख लें, कोई टेलर का काम सीख लें, यानी कि इनको स्किल की तरफ लाना मेरा एक मिशन था। मैंने अभी तक यानी कि उस तारीख को जारी रखा हुआ है। जब मैं देखूँगी यानी कि हमारा जंजीर कितना लंबा और कितना बड़ा हो चुका है, तो फिर इसके ऊपर हम धीरे धीरे ये काम कर रहे हैं। इनको पढ़ाई की तरफ लेकर आएंगे, इन्हें दीन की तरफ लेकर आएंगे, इन्हें स्किल सिखाएंगे और कारोबार की तरफ छोटे छोटे अपने, अगर सरकारी इनको जॉब नहीं मिलेगी, हम अपने थ्रू इन लोगों को बिजनेस बना कर देंगे। उस गुरु माफिया के अंदर 3 ऑप्शन हैं, एक जिन परस्ती, एक पैगिंग, एक डांस। ये हमारा कोई नसीब मुकद्दर नहीं है। अगर करोड़ों लोग ये कि सवाल उठाते हैं, यानी कि आप एडे कट्टे, आप मजदूरी क्यों नहीं कर रहे, आप नौकरी क्यों नहीं कर रहे, तो फिर इसमें किसी ने किसी को तो स्टैंड लेना ही था। तो मैं 4 लोगों के आगे खड़ी होकर एक फ़ाइट कर रही हूँ, स्टैंड ले चुकी हूँ। और कल की जो तारीख गुजरी है, हैदराबाद से 15,000 लोग मेरे इदारे के साथ जुड़े हैं। यकीन जाने मेरे दिल को, मेरे दिमाग को इस कदर सुकून आता है। मुझे वो लोगों की धमकियाँ, वो लोगों का प्रेशराइज, वो लोगों की कत्ल की धमकियाँ, ये सारे पॉइंट जितने मेरे दिमाग से आउट हो चुके हैं, मुझे इतनी इस चीज़ की खुशी और सुकून है।
तो सुकून इस चीज़ का है, यानी कि वो बहुत सारे लोग मुझे दुआएं दे रहे हैं। आज़ाद कराया। मैं कभी कभार आपको कुछ चीज़ें शेयर भी करती रहती हूँ, आप सुनते भी होंगे। वो जो लोग वॉइस मैसेज में मुझे कितनी दवाएं दे रहे होते हैं, क्यों? अगर वो लेट उठे उनके ऊपर जुर्माना लग गया, अगर वो पैसे कम दे रहे तो वो जुर्माने की शक्ल में उन्होंने ज़्यादा दे दी, अगर वो बुरे किसी काम में गुरुओं ने उनको लगा दिया तब भी वो टैक्स दे रहे हैं, नाचने को जाते हैं तब भी टैक्स देते हैं, बैगिंग के लिए जाते हैं तब भी टैक्स देते हैं। आखिर वो इंसान हैं, उनकी भी फैमिलियाँ हैं, उनके भी माँ बाप हैं, उनके भी बहन भाई हैं, उनकी भी ज़रूरत है, उनके साथ भी पेट लगा हुआ है। यहाँ तो मौज मस्ती थी गुरुओं की, और जो चेले थे वो क्या मैं कहूँ, यानी कि खाक बन चुके हैं। जी शाह साहब, आप तय जैसा इन्होंने बात की है कि पैसे लिए जाते हैं, ज़बरदस्ती जुर्माने आयद किए जाते हैं, ये तो स्टेट का काम है जुर्माना आयद करना, उनसे ज़बरदस्ती काम लिया जाता है, तो आप क्या समझते हैं कि ये चीज़ें जायज़ हैं? देखिए जी, इसमें दो पहलू हैं गुफ्तगू के। इसमें एक तो ये है कि हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है और एक स्टेट की जिम्मेदारी क्या बनती है। सबसे पहली चीज़ ये है कि हमारी जिम्मेदारी, फिर वही बात आ जाती है अखलाकी और शरई, हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है बहैसियत इंसान, हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करनी चाहिए। जहाँ शरीयत को हम मानना छोड़ दें, जहाँ अपनी लिमिट्स को हम क्रॉस करने के बाद हम अपनी इंसानियत, जैसे कहते हैं इंसानियत से गिर जाए, इंसानी हकूक़ को समझना छोड़ दें, सिर्फ हवस के पुजारी हों कि हमने पैसा कमाना है, तो फिर उस वक्त कानून स्टेट को एक्टिव होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारी स्टेट उस तरीके से लॉज मौजूद है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल देकर आपको बताता हूँ कि सबको पता है कि एक अगर ट्रैफिक रूल्स को हमने ट्रैफिक में से गुजर रही हैं किसी भी चौक में से, तो हमें एक दूसरी गाड़ी को रास्ता देना है, तो अगर वो नहीं देंगे तो सारा ट्रैफिक ब्लॉक हो जाएगी। तो वहाँ सिग्नल्स इसीलिए लगाए जाते हैं कि अगर वो सिग्नल भी आप ब्रेक करोगे तो फिर एक्टिव हो जाएगा कानून और वो आपका चालान करेगा। इसी तरीके से अगर कोई इंसान अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं करते तो वहाँ स्टेट एक्टिव हो जाती है। अब स्टेट ने इन लोगों की कोशिशों और काबिशों से 2018 में जो एक्ट पास करवाया, उसमें इन्होंने मेजर जो मिस्टेक की, मेजर मिस्टेक मैं कह सकता हूँ, या जब भी कोई कानून बनता है तो उसमें वक्त के साथ साथ रिफॉर्म्स आती रहती हैं, और मैं समझता हूँ ये ऐसी रिफॉर्म है जिसको फौरी तौर पर आना चाहिए। या पता नहीं नीम बेहोशी की हालत में ये कोई पार्लियामेंट से कानून मंजूर करवाया गया था, या इनको समझ नहीं थी कि जिसको अब ये ऐसी गलती इन्होंने की है जिसको फौरी तौर से अमेंड होना चाहिए। मेजर जो मिस्टेक इसके अंदर मौजूद है वो इस वक्त ये है कि बड़ा क्लियरली लॉ में लिखा हुआ है कि कोई भी शख्स जो अपने अंदर जिस्मानी तब्दीली महसूस करता है जिस हवाले से, चाहे वो मर्द की या औरत की, तो वो उस तरह की जिन्स लिखवा कर अपनी जिन्स तब्दील कर सकता है। हालांकि ये टोटली गलत है। उन्होंने इख्तियारात तो दे दिए, उनको CNI से बना दिया और सब कुछ इख्तियारात, लेकिन इंडिया के अंदर भी जो लॉ मौजूद है इसी ट्रांसजेंडर के हवाले से, तो वहाँ पर भी मेडिकल बोर्ड को तश्कील दिया जाता है, और मेडिकल बोर्ड बाकायदा इनका मेडिकल करके, मुआयना करके अपना एक ओपिनियन देता है कि ये इसमें मर्दों वाली खसूसियात है और इसमें औरतों वाली खसूसियात है। ऐसा नहीं है, क्योंकि हम इस वक्त इस माशरे की बुराइयों में इस कदर घिर चुके हैं कि हमसे ये एक्सपेक्ट करना कि हमको बहुत अच्छे कारनामे करेंगे, नहीं। हमने सिर्फ और सिर्फ पैसा देखना है, हवस देखनी है, या हमने देखना है कि हमारा फ़ायदा और हमारा मतलब कहाँ पे है। तो हमें इस वक्त स्टेट को इस वक्त फौरी तौर पे एक्शन लेते हुए, इस लॉ के अंदर अमेंडमेंट्स लाते हुए इस चीज़ को रोकना चाहिए कि जो कोई भी किसी को ख्वाजा सरा अगर डिक्लेयर किया जाएगा तो वो किन वजूहात की बिना पर मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर किया जाएगा। एक ही अमेंडमेंट की ज़रूरत है। दूसरी बात ये है कि ये जो घिनौना कारोबार किया जा रहा है ये किसी भी स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल, लोकल लेवल पे किसी भी जगह पर जस्टिफाइड नहीं है। वी आर मुस्लिम्स, जैसे अभी इन्होंने कहा, तो हमें मुस्लिम्स को तो हमें बिल्कुल भी ये चीज़ ज़ेब नहीं देती। तो इस हवाले से ट्रांसजेंडर्स के ऊपर भी जो इनको सेक्सुअली हरासमेंट की जाती है या अदरवाइज़ अगर वो किसी नेगेटिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो इनके हवाले से कोई स्पेशल लॉ मौजूद नहीं है। ऑल दो के मुआशरे के अंदर बुराइयां हो रही हैं, गलतियां हो रही हैं, जराइम हो रही हैं, लेकिन इट डजेंट मीन के लॉ नहीं है। लॉ तो अपनी जगह प्रिवेल कर रहा है। अगर कोई ट्रांसजेंडर डांस गाना करता है या किसी भी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, वेदर इट इज़ सेक्शुअली illegal activity और एनी अदर लाइक डकैती है, कत्ल है, मार कुटाई है, या किसी के साथ जुल्म है, किसी को अगवा करना, वॉट एवर, तो सेम जो लॉ है वो इन पे एप्लीकेबल होता है जो एक आम पाकिस्तानी मुआशरे के अंदर पाकिस्तानी मर्द और औरत के ऊपर, तो इसके लिए कोई स्पेशल लॉ नहीं है। तो इस हवाले से अगर कोई कंप्लेन आती है, हाँ इसमें एक चीज़ ये है कि हमारे मुआशरे में थोड़ा सा लीनियंट व्यू लिया जाता है। अगर किसी ख्वाजा सरा के ख़िलाफ़ कोई
एप्लीकेशन आ जाए तो उसकी दो वजूहत है। लीनियट इस वजह से इसको लिया जाता है, एक तो उसका कोई ज़रिया आमदन नहीं है, उसके पीछे कोई आने वाला नहीं है, उसको कोई छुड़वाने वाला नहीं है। ऑल दो के गुरु जो होते हैं वो भी अपने मतलब के होते हैं, अगर उसको उससे बेनिफिट है तो वो तो उसके पीछे आएगा, अगर बेनिफिट नहीं है तो क्या ठीक है इसको जेल में सड़ने दो। तो वो लीनियट लिया जाता है कि यार इसको किसी तरीके से पैचअप कर दो। फिर इसमें जो लोग इन्वॉल्व होते हैं वो ज़्यादातर सफ़ेद पोश भी लोग इन्वॉल्व होते हैं, इस वजह से भी वो लोग मामलात को रिजॉल्व कर लेते हैं। और तीसरी जो मेन रीज़न है इस हवाले से कि ट्रांसजेंडर को जो है वो प्रोटेक्ट करने के लिए कोई एज लोग लॉ मौजूद नहीं है, तो इस हवाले से लीनियंट व्यू लेते हुए वो उसको कहते हैं कि किसी तरीके से सेटल डाउन हो जाए। तो सेटल डाउन हो जाना और चीज़ होती है, किसी को सबक सिखाना, उसको सज़ा देना और चीज़ होती है। तो इसमें मैं ये कहूँगा कि स्पेशल लॉज मौजूद नहीं है जिस तरह से भी बात की है, लेकिन इनको रोकने के लिए जो लॉज मौजूद उस पर इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। लेकिन जो अभी 2018 का एक्ट आया है इसमें फौरी तौर पर अमेंडमेंट होनी चाहिए। जी, जैसा शाह साहब आप बात कर रहे हैं कि कोई ऐसा स्पेशल लॉ मौजूद नहीं है, कानून मौजूद नहीं है, ना तहफ़्फ़ुज़ का ना कार्रवाई करने के खिलाफ, तो आप क्या कहते हैं? देखिए जी, एक चीज़ कानून के अंदर जो चीज़ें गैर कानूनी गैर अखलाकी थी उनके ख़िलाफ़ तो हम भी हैं, उनके ख़िलाफ़ तो हम भी हैं। यानी कि जिस तरीके से कानून को पास किया गया था, जिस तेज़ी से इस पे गवर्नमेंट काम कर रही थी, अब मुझे वो पता नहीं काम गवर्नमेंट कह रही है तेज़ी से हो रहा है, यानी कि आगे ट्रांसजेंडर को पता ही नहीं है क्या काम हो रहा है। आज दिन तक यानी कि जो उन्होंने कहा 2% या 1% कोटा है इनकी नौकरियों का, वो अभी तक नहीं किसी को मिला। किसी महकमे में नहीं दी गई। 3469 ट्रांसजेंडर कत्ल किए गए, उनका इंसाफ अभी तक नहीं मिला। क्या वजह क्या उसकी? बहुत सारे ऐसे ख्वाजा सरां ट्रांसजेंडर हैं जो फंक्शन पे जाते हैं, यानी कि उनके ऊपर फायरिंग की जाती है। अभी कुछ दिन पहले ही कबूतर गली में 4 ट्रांसजेंडरों के ऊपर यानी कि फायरिंग की गई थी। क्या बना? कुछ दिन पहले यानी कि रावलपिंडी के अंदर रेस कोर्स थाने के सामने करके एक ट्रांसजेंडर को कत्ल किया गया था। ज़िंदगी में पहला वो एक रिकॉर्ड है, यानी कि वो एक ट्रांस एक मर्द, वो दोनों को उन्होंने कैद की सज़ा में यानी कि उनको सज़ा दी हुई है बकाया। यानी कि मैंने ख़ुद एक बहुत बड़ा एहतजाज किया था, इस्लामाबाद से गई तो वहाँ लोगों ने मना कर दिया, मैं पिंडी में आ गई एहतजाज करने के लिए। मैंने खान साहब को और शीरी मज़ारी दोनों को टारगेट किया। अब इस चीज़ का आपने नोटिस क्यों नहीं लिया? इस चीज़ का आप लोग हमें हिसाब दें। वो हिसाब उन्होंने ऐसा दिया, वो उनकी गवर्नमेंट ही चली गई। बात करने का सिर्फ एक मकसद है पाकिस्तान के अंदर, चाहे मर्द है, चाहे औरत है, चाहे ट्रांसजेंडर है। मैं अल्लाह से दुआ मांगती हूँ इनके अंदर अल्लाह ताला की तरफ से एक इंसानियत आ जाए। किसी भी काम के लिए किसी जेंडर की ज़रूरत नहीं होती। आप देखें जैसे कि कानून के अंदर कुछ मैंने ऐसी फेसबुक पे पोस्ट चढ़ी हुई देखी हैं, ये लोग क्लियर क्यों नहीं कर देते हैं? ये पढ़े लिखे लोग जो हैं इस चीज़ को क्लियर करके बात को इश्यू को उठाएं। हम भी इस गवर्नमेंट के साथ हैं, हम भी उस आवाम के साथ हैं। जो लोग ये एजेंडा लेकर बाहर निकले हम भी उनका साथ देंगे। उसमें क्लियर करके कह देना, यानी कि गे बॉय और लेस्बियन, वहाँ ख्वाजा सरां और ट्रांसजेंडर का क्यों नाम लिया जाता है? जहाँ कानून पास हुआ है उस कानून के अंदर वो लोग फ़ायदा गे बॉय ले गए हैं और बदनाम ट्रांसजेंडर और ख्वाजा सरां हो रहे हैं। ये क्यों? ये कैसा कानून है? यही तो इंसानियत नहीं है, यही तो इंसाफ नहीं है। जब तक ये माशरतियाँ और नाइंसाफ़ियाँ पाकिस्तान से ख़त्म नहीं होंगी उस वक़्त तक यानी कि हमारे ख्वाजा सराओं को, हमारे ट्रांसजेंडरों को कभी भी इंसाफ नहीं मिलने वाला। जैसे शाह साहब चले प्रोग्राम में एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद हम दोबारा शाह साहब की तरफ आएंगे, कुछ कानूनी पेचीदगियों के ऊपर बात की जाएगी। जी सैयदा यमुना रिजवी साहबा, आप बताएं कि आप क्या समझती हैं कि जो हकूक़ के हवाले से बात हो रही है
वो मर्द और ख़वातीन के हवाले से बात हो रही है, ख्वाजा सारा मर्द या ख़वातीन है या हकूक़ इनको औरतों जैसे या मर्दों जैसे मिलने चाहिए, आप इसके बारे में क्या लेकर आए थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो इंक्लूजन मुझे लगता है इसका सबसे बड़ा हल है। अगर हम स्पेशल कवानीन नहीं बना सकते, स्पेशल लॉज नहीं क्रिएट कर सकते होते, तो हमें हर लेवल पे, चाहे वो छोटा हो, ऑफिसेज, स्कूल्स, हर जगह हमें उनको इंक्लूजन देनी चाहिए। हमें उनको किसी डिफरेंट स्पेशी का नहीं समझना चाहिए, बल्कि उनको इंसान ही समझना चाहिए, रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर के। औरत है, मर्द है, ख्वाजा सरा है, जिस तरह भी मेडिकल हो, किसी तरह की भी ट्रीटमेंट्स हो, उनको बारे में अवेयरनेस सबसे ज़्यादा इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि जब आप अवेयरनेस आ जाएगी कि ये लोग भी बिल्कुल हमारे जैसे हैं, इनमें अगर ये चीज़ इंसान को इंसान नहीं बनाती कि वो किसका उसका जेंडर क्या है, बल्कि उसके मॉरल्स उसे इंसान बनाते हैं। तो हमें सबसे पहले तो इंक्लूजन देनी चाहिए हर जगह पे उनको। इस तरह चाहे वो जॉब्स आती हैं, किसी तरह भी आते होते हैं, हमें अपने बच्चों को स्कूल्स लेवल पे, कॉलेज लेवल पे सबसे इंपॉर्टेंटली हमें उनको अवेयर करना चाहिए। हमें स्पीकर्स अपॉइंट करने चाहिए जो कि इनके मामले इनकी बात बता सकें, कन्वे कर सकें, और इनको एक प्रॉपर चैनल प्रोवाइड करना चाहिए जिससे इनकी बात कौम तक पहुँचे और इससे पता चले लोगों को कि ये लोग क्या चाहते होते हैं। और इंक्लूजन से, क्योंकि जब ये ख़ुद पार्टिसिपेट करेंगे और ख़ुद बताएंगे कि उनके क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो मैं या आप किसी तरह कोई भी उनसे बेहतर नहीं बता सकता जिनके साथ ये मसले मसाइल हुए हैं। तो आपकी नज़र में क्या जैसा कि विरासत में क्या इनका कानून कैसा होना चाहिए, विरासत में क्या? जिस तरह इन्होंने कहा कि अभी कि डिपेंड करता है, जैसे मेडिकल बोर्ड अगर हम अपॉइंट करें और वो कहते हैं कि ये मर्द है, जिस तरह जो साइंस के अकॉर्डिंगली जिस तरह से भी होता है, तो उसके लिहाज से उनको देना चाहिए, क्योंकि एज साइंस ही हमें हमारे जेंडर्स अपॉइंट करती होती है कि आपको मेल फीमेल किस तरह से भी करती होती है। तो हमें उसी लिहाज से हमें लीगली जो भी चीज़ें मिलती होती हैं, हमें सक्सेशन में या व्हाटसोएवर हमें मिलता होता है। तो इस तरह हमें भी मेडिकल बोर्ड इसका सबसे बड़ा हल है, वो करेगा, और उसके बाद जो भी जेंडर इनको अपॉइंट किया जाएगा उसके हवाले से इनको सक्सेशन का पार्ट दिया जाए, तो इस तरह सब में सबके लिए आसानी होगी। सर, जैसा कि गुफ्तगू हो रही है ट्रांसजेंडर के हवाले से, इनके कवानीन के हवाले से, इनके हकूक़ के हवाले से और लीगल क्या पेचीदगी हैं, उसके हवाले से हमारे साथ सीनियर कानूनदान साजिद शाह साहब मौजूद हैं, सबा गुल साहबा मौजूद हैं, जो इस प्लेटफार्म पर आवाज़ बुलंद करती हैं, मुख्तलिफ NGOs के साथ काम करती हैं, अपनी भी NGO मौजूद है, इंटरनेशनल लेवल पे आपकी वर्किंग है। इनसे सबा गुल साहबा से एक मैं सवाल पूछूंगा, एक सवालिया निशान है। आजकल एक वबा है जिसको एड्स का नाम दिया गया है और ये बहुत तेज़ी से फैल रही है। मैडम, ये बताएं कि आपने कुछ दिन पहले अपनी कम्युनिटी के लोगों के टेस्ट करवाने शुरू किए थे, अपने टेस्ट करवाने शुरू किए थे, इसकी वजह क्या है? देखिए जी, ये हर मर्द हर औरत को हर 3 महीने के बाद अपना टेस्ट करवाना चाहिए। इसलिए मैंने बहुत सारे लोगों के आगे इस चीज़ की बात की। मैंने यहाँ रावलपिंडी ताफत सेंटर में भी एक एहतजाज की शक्ल में CPO साहब से, DC साहब से मिलकर एक बात की, यानी कि इन लोगों को ना दिन को अगर वो बैगिंग के लिए जाते हैं थोड़ा सा वक्त दिया जाए ताकि ये अपनी रोज़ी रोटी का ज़रिया बना सकें। इनके पास इनकम आने की कोई ज़रिया नहीं है। जो सादा हैं, जो एजेड ख्वाजा सरा हैं, वो कहाँ जाएंगे? उनको तो एक डाले वाला तंग ना करें। और दूसरे नंबर पे यानी कि इस चीज़ के बारे में मैंने आवाज़ उठाई थी। रात को जो ख्वाजा सरा बनकर, ट्रांसजेंडर बनकर सड़कों पे खड़े होते हैं, रोडों पे खड़े होते हैं, चौकों पे खड़े होते हैं, बेहुदा किस्म का लिबास पहनते हैं, इसमें एक मैंने खुलकर इस बात को बुलंद किया था। HIV एक ऐसा वायरस है, वो हर इंसान से इंसान को लग सकता है। इसमें मैंने बहुत सारे मर्दों को इस चीज़ के बारे में वसीयत की, तो वो आगे मुझे आपको पता है यानी कि एक उल्टा सा जवाब दे देते हैं। इसलिए उन गुरुओं को भी सोचना चाहिए, अगर हम इन चेलों को, इन स्टूडेंटों को अपनी औलाद की तरह बनाते हैं तो उनकी सेहत का ख्याल रखना उनकी ज़िम्मेदारी, गुरुओं की ज़िम्मेदारी होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आज़ाद अड़ा बनाया तो मेरी पूरी तरह इंशाअल्लाह ज़िम्मेदारी है, मैं अल्फन ज़िम्मेदारी हल्फिया बयान भी लिख कर दे चुकी हूँ इनकी सेहत के बारे में और इनके कारोबार की, इनकी हर तरह की ज़िम्मेदारी मैंने उठाई है। अगर कोई भी मेरे आज़ाद धड़े से मेरे बच्चे, मेरे स्टूडेंट कोई अनलीगल काम करेंगे, कुछ करेंगे, अगर जहाँ कहीं भी कोई मेरी तरफ शिकायत आएगी, मैं जैसे कि आम लोगों के ऊपर कानून लागू, मैं उनके ऊपर भी सज़ा ऐसे ही लगवाऊँगी। और ये मर्दों को समझना चाहिए, अगर मर्द हज़रात अपनी ज़िंदगी से प्यार नहीं करते
तो इसमें हम जितना मर्जी है एड्स के बारे में बात करें, HIV के बारे में बात करें या किसी और छू वाली बीमारी की बात करें ना, मेरे बात करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला जब तक उन लोगों के दिमाग पे ना बैठे। अगर एक सामने वाला इंसान है, ऊपर से वो सेहतमंद लग रहा है, अंदर से उसकी कैफियत या हालात या बीमारी कैसी होगी, ये तो उस इंसान को समझना चाहिए। शैतान जब दिमाग के ऊपर उसका भूत सवार होता है, बहुत बुरे बुरे काम करवा देता है। मगर मैं कहती हूँ यहाँ मेरे नाज़रीन के जितने भाई हैं जो मुझे सुन रहे हैं, जो इस चीज़ को समझ रहे हैं, इत्तफाक उनको करना चाहिए इस बात में। अच्छा, जैसा कि अभी 16,530 दरख्वास्तें आई हैं जो मर्द हैं वो औरत बनना चाहते हैं, और 12,154 दरख्वास्तें आई हैं जो औरतें हैं वो मर्द बनना चाहती हैं। ये क्या किस तरीके से मुमकिन है, ये हो सकता है? मैं कतई इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं। मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती। मैं इस चीज़ का खुद से बाइकाट करती हूँ। इसलिए मैंने पहले कहा सिन्फ के ऊपर बात होनी चाहिए। सिन्फ वो चीज़ है जो जेंडर को चेंज कर देती है। हम माँ के पेट से तो बेटे ही पैदा होते हैं, तो फिर हम उस कुदरत वाले से कैसे खेल सकते हैं? कैसे हम अपने आप को कह सकते हैं यानी कि मैं एक मर्द होकर मैं अपने आप को औरत वाला नाम दे दूं, यानी कि औरत की कैटेगरी में शामिल कर दूं? अगर औरत की कैटेगरी में मैं अपने आप को शामिल करती हूं तो फिर तो वो तमाम शरीयत के कानून जो वो मुझ पर लागू हो जाते हैं। मैं शादी भी कर सकती हूँ, मैं हज पे जाऊँगी तो फिर मैं अपना मजाज खुदा महरम कहाँ से लेकर जाऊंगी? फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जब मैं मरूंगी तो मेरा जनाजा कैसा पढ़ा जाएगा? ये देखिए, ये बहुत बारीकी की बात है, ये ख़तरनाक चीज़ है। अगर एक मर्द होकर वो औरत जैसा नाम लिखवाएगा वो तो गलत चीज़ हो जाएगी। आप उस चीज़ को भी देखें ना, आने वाले वक्त को भी देखें। चलो शादियों को भाड़ में डालो, आग लगाओ, मरने की चीज़ भी तो आप सोचें ना, हमेशा इस दुनिया पे तो नहीं रहता। जब वो उसका इंतकाल होगा उसका जनाजा किस तरह पढ़ा जाएगा? जनाजा तो मर्द, एक वजूद मर्दों जैसा है, उसकी शनाख्त पाकिस्तान की नादरा ने, गवर्नमेंट ने यानी कि उसकी शनाख्त एक औरत जैसी कर दी है, तो वो उसका इंतकाल होगा तो उसका जनाजा कैसा पड़ेगा? उस वक़्त भी उसे औरतों वाला जनाजा पढ़ेंगे? मैं तो शुरुआत से इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ। शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे अल्लाह तबारक व तआला ने जो मुझे पैदा किया, मेरे घर वालों ने, मेरी गली ने, मेरे मोहल्ले ने, मेरे शहर ने, मेरे गांव के लोगों ने, सारी दुनिया मेरी इज़्ज़त करती हैं। ये सब दुनिया जानती भी है, मगर मैं फिर भी खुदा के खौफ से डरती हूँ। मैं कभी कभार ना नमाज़ पढ़ती हूँ तब भी मैं डरती हूँ। मैं कहती हूँ या अल्लाह ये क्या है, मेरा वजूद कैसा है, मेरी रूह कैसी है, मेरा काम कैसा है? क्योंकि ये काम, ये कोई भी चीज़ मेरे वश में नहीं है, ये मेरे अल्लाह ताला के मामलात हैं। अल्लाह हुजूर जिसको जैसा हुक्म देता है वैसे। मगर आज के दौर में ना शैतान की पट्टी पे ज़्यादा लोग चढ़े हुए हैं। जहाँ आप देखें भीड़ का रास्ता है, उस भीड़ के रास्ते में दुनिया यानी कि भाग भाग कर जाती है, चाहे वो कितना ही लंबा सफ़र क्यों ना। शॉर्टकट रास्ता जन्नत का है, भीड़ का रास्ता जहन्नम का है। जी शाह साहब, जैसा कि इन मैडम साहबा गुल साहबा से बात हुई कि 16,530 दरख्वास्तें हैं जो मर्द हैं वो अपने आप को औरत बनवाना चाह रहे हैं, और जो 12,154 लोग हैं वो अपने आप को मर्द बनाना चाह रही हैं। तो क्या मुमकिन है, हमारे लॉ इस चीज़ की इजाज़त देता है? कोई हमारे कानून में इस चीज़ का सज़ा जज़ा का कोई निज़ाम मौजूद है? जी, वेरी अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं अभी तक। मैं इसीलिए चीज़ की बात कर रहा था कि 2018 का जो ये लॉ आया इसमें रिफॉर्म्स आनी चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि कानून में ऐसी कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। दूसरी बात यह है कि जब हम, चूँकि हम मुस्लिम, हम अपने आप को क्लेम करते हैं कि वी आर मुस्लिम्स, तो फिर अगर हम ऐसी हरकत करते हैं तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि हम अल्लाह की बनाई हुई मखलूक, अल्लाह की बनाई हुई फैसले जो फैसले अल्लाह के हैं, अल्लाह की बनाई हुई चीज़ की मुखालफत कर रही हैं। सरेआम हम उसका जिसे कह सकते हैं हम मुकाबला कर रहे हैं, उसको चैलेंज कर रहे हैं, तो जो कि एक बिल्कुल
गुनाह भी है। अब बात ये है कि अगर मैं इसमें कहता हूँ 2 चीज़ें होनी चाहिए। एक तो मैं पहले बात कर चुका हूँ, मेडिकल बोर्ड होना चाहिए इस हवाले से, मेडिकल बोर्ड हो, प्रॉपर उसकी जो मेडिकेशन होनी चाहिए, उसके बाद जब वो डिक्लेयर कर दें तो उसके बाद वहाँ से उसको सर्टिफिकेट मिले और उसके बाद वो नादरा में एंट्री करवाए, एक बात। दूसरी बात, मेडिकल से पहले अगर कोई भी शख्स अपने आप को मर्द या औरत क्लेम करता है, ट्रांसजेंडर क्लेम करता है, जिस तरीके से भी ये सारा हो रहा है, तो उस सूरत में अनफॉर्चुनेटली कानून तो पास हो गया कि ठीक है जी आप नादरा में जाके अपनी एंट्री करवा दें, लेकिन अगर कोई झूठ बोलता है तो इस हवाले से डेफिनेटली अमेंडमेंट करते हुए इसकी सज़ा मुकर्रर होनी चाहिए कि अगर कोई मेडिकल बोर्ड होने के बाद साबित हो जाता है कि इसने अपनी एंट्री गलत करवाई है तो उसका सख्त कानून होना चाहिए, ताकि आइंदा कोई ऐसी हरकत ना कर सके और सही मानों में ट्रांसजेंडर्स के जो है हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके, एक चीज़। दूसरी बात यह है कि जिस तरह पहले बात हो रही थी कि ट्रांसजेंडर्स के हवाले से चूँकि लॉ उस तरह से मजबूत नहीं है, अगर पुलिस स्टेशन में अगर इनके साथ कोई ज़्यादती हो जाती है, पुलिस स्टेशन में जाते भी हैं ये, और वहाँ पर जाके उनका मजाक बनाया जाता है 2-3 वजूहत की बिना पर, क्योंकि वो गुरु जो होते हैं उनके फ़ोन आ जाते हैं कि ठीक है जी इसको दबा के रखो या इसको छोड़ दो, या फिर वो महज़िब लोग जो होते हैं मौजूद, वो जो इनके पीछे होते हैं जिन्होंने ज़्यादती की होती है, उनका इतना प्रेशर होता है कि वो लोग फिर, चूँकि ट्रांसजेंडर्स की जो लीडरान हैं, जो ट्रू लीडरान है, वो उतने उस तरीके से डेजिग्नेशन पे मौजूद नहीं है कि जो उनकी बैक कर सकें, तो अल्टीमेटली उनको अपने गुरु के पीछे रहना पड़ता है। तो फिर उस सूरत में ये होना चाहिए कि फौरी तौर पर ऐसी अमेंडमेंट इस कानून के अंदर लाई जाए कि अगर कोई ट्रांसजेंडर आ जाता है एप्लीकेशन लेके, तो उसकी प्रेफरेंशियल बेसिस के ऊपर उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उसके जो उसकी FIR रजिस्टर होनी चाहिए। अगर कोई इस कानून को मिसयूज़ करने की कोशिश करता है तो जिस तरीके से आम तौर से CRPC के अंदर 182 की झूठी FIR रजिस्टर करवाने के खिलाफ 182 की कार्रवाई होती है, उसका कलंदरा बनता है, तो ऐसे एक स्पेसिफिक लॉ होना चाहिए कि अगर कोई ट्रांसजेंडर इस कानून को मिसयूज़ करता है तो उसके खिलाफ स्पेसिफिकली कानून होनी चाहिए। मैं कहता हूँ एग्जाम्पलरी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आइंदा कोई इसको मिसयूज़ ना करे, ताकि सही मानों में इस ट्रांसजेंडर के जो कानून बनाए गए इसको तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। क्योंकि इस वक्त पुलिस स्टेशन में चले जाते हैं, मैंने जिस तरह भी बात की है, तो वो एक मजाक बन जाता है, फिर अल्टीमेटली इनकी तंजीमों को आके 50-100 लोगों को आके ट्रांसजेंडर्स को आके एक ड्रामा क्रिएट करना पड़ता है, तब जाके इनको कोई प्रेशर की वजह से इनको हकूक़ मिलते हैं, और फिर उसके बाद भी उनको मज़ीद उसका भी साइड इफेक्ट्स आते हैं, आफ्टर शॉक्स आते हैं, उनके भी खिलाफ FIRs होती हैं, एक नया ड्रामा स्टार्ट हो जाता है। तो फाइनली मैं ये कहता हूँ कि इस के अंदर फौरी तौर पर हुकूमत को ये जो सीट का और इलेक्शन का खेल चल रहा है, इससे निकल के इस हवाले से बिल्कुल इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं एक चीज़ और यहाँ पे कहूँगा कि बिल्कुल इस फोरम पे चूँकि इस वक्त बात हो रही है ट्रांसजेंडर्स के हवाले से, इसलिए हम इस चीज़ को बार बार डिस्कस कर रहे हैं। अदरवाइज़ भी पाकिस्तान में जो लाकानूनियत है वो किसी से छुपी हुई नहीं है, उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ट्रांसजेंडर्स के हवाले से कानून मौजूद है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा, अदरवाइज़ भी मुआशरे में जिस कदर पढ़ाइयाँ बढ़ती जा रही हैं, तो मैं समझता हूँ इन सारी चीज़ों को स्टेक होल्डर्स को बैठना चाहिए, स्टेक लेना चाहिए और इस पर कोई लाया अमल तय करना चाहिए ताकि आने वाली नस्लों को इन चीज़ों से बचाया जा सके। अच्छा जी, एक चीज़ है, बहुत अहम सवाल है, विरासत के हवाले से अगर बात की जाए, आप लोगों को घरों से जब निकलते हैं या आप लोग घरों से भाग जाते हैं या घर वाले आप लोगों को निकाल देते हैं, तो उस दौरान आपका ख़ानदान बिरादरी के साथ एक रिश्ता ख़त्म हो जाता है, क्या आपको जो है वो विरासत में हिस्सा दिया जाता है? जी, कुछ अक्सर ज़्यादा तो अपने फैमिलियों के साथ जैसे मैं रह रही हूँ, तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं यानी कि उन्हें जायदाद से भी आग किया जाता है। आज मेरे पास एक ऐसा ट्रांसजेंडर भी मेरे पास आया है और उसको बाप ने अपनी जायदाद से आग कर दिया है। दूसरी नंबर पे जो आम मेरा पैगाम है, इस्लामी मुल्क के अंदर हमें वो कानून, वो राइट्स दिए जाएं जो इस्लामी तरीके से हमारे ऊपर लागू होते हैं, जायज़ होते हैं। जैसे एक मर्द के, जैसे एक औरत के, ऐसे ही कानून एक ट्रांसजेंडर को दिया जाए। अच्छा, अगर जिसमें मर्द खातून की बात, इस्लामी आपने बात की, आपको विरासत में हिस्सा मर्द की हैसियत से दिया जाएगा या औरत की हैसियत से? ये एक बहुत अहम पॉइंट है जिसमें अक्सरियत ज़्यादा है, यानी कि आपको मैं खुलकर बताऊं, मर्द ख्वाजा सरा है, औरत लाखों में कोई होगी। जो औरत ख्वाजा सरा होगी ना, हकीकत में जो घरों में पैदा होती हैं उसका वही औरत जैसा हिस्सा मिलेगा। जो मर्द ख्वाजा सरा होगा तो उसको मर्दों जैसा हिस्सा मिल रहा है। ये आगे यानी कि जो कह रहे हैं ना, औरतें खुद से आगे बन चुकी हैं,
उनको तो फिर वही तरीकाकार होगा उनके लिए। जी शाह जी, आप बताएं कि ये चीज़ अभी तक फैसला नहीं हो सका, ख्वाजा सरा मर्द है या औरत, औरत का हिस्सा मिलेगा विरासत में या मर्द का हिस्सा मिलेगा, इसमें आप क्या कहते हैं कि कोई कानून अभी तक इनके ऊपर आया है? जी वही बात है, अभी ये पहली दफ़ा ये कानून बना है, इनके आईडी कार्ड्स अब तक नहीं दिए जा रहे, तो इस हवाले से देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रूडेंट माइंड जो होता है वो अगर सोचे इस हवाले से तो बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर कोई शख्स क्लेम करता है कि मैं मर्द हूँ, चूँकि अभी मेडिकल बोर्ड की बात नहीं हो रही, तो फिर डेफिनेटली उसको राइट्स मिलने चाहिए मर्दों के हवाले से विरासत में, और इसी तरीके से अगर कोई अपने आप को औरत क्लेम करता है तो उसी वाले से मिलनी चाहिए। इसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा, सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि ये जो बैगिंग है, ये जो डांस है या इलीगल एक्टिविटीज़ हैं, जब ज़रिए रोज़गार मुआश नौकरी मिलेगी तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें बहुत बड़ी हद तक कम होंगी, क्योंकि इसमें मैं समझता हूँ 70 to 80%, मोहतरमा भी मेरी बात से एग्री करेंगे, 70 to 80% लोग ऐसे हैं जो इस बुराई में धकेले गए हैं और अब निकलना उनके लिए सिर्फ मौत के ज़रिए पॉसिबल है। तो उसके लिए अगर उनके पास पैसा होगा, जायज़ पैसा होगा, मसरूफियत होगी, तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें बहुत सारी बुराइयाँ जो ऑटोमेटिक ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। जी मैडम सबा गुल साहब, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, आप क्या मैसेज देना चाहती हैं अपनी कम्युनिटी के हवाले से, हुकूमत से क्या अपील करना चाहती है, क्या होना चाहिए आपके हकूक़ के हवाले से, और जो आपका मिशन है उसके हवाले से क्या मैसेज देना चाहती हैं? हाँ, मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ जी, मैं एक पाकिस्तानी हूँ, ये पाकिस्तानी इस्लामी मुल्क है। जैसे एक मर्द एक औरत को देखा जाता है, उसी इस्लामी ज़रिए से मेरी कम्युनिटी को और मुझे देखना चाहिए। और जिस तरीके से मेरे ट्रांसजेंडर ग़ुलामी की ज़िंदगी को बसर कर रहे थे, उनको आज़ाद करवाने में मेरी हेल्प करें, और हमें दीन की तरफ लाने की ज़िम्मेदारी माशरे की, गवर्नमेंट की, हमारे से वो फ़ायदे ना उठाएं, हम जहन्नम की आग से जलें, आप दुनिया की मौजें उड़ाते रहें। जी नाज़रीन, जैसा कि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में किसी नए मसले में आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान इफ्ताली भट्टी को इजाज़त दे अज़ाने के बाद।